नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्लासिफाइड है और उस इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर हमने डीसी मशीन्स के ऊपर फोकस किया था और इस डीसी मशीन के अंदर किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शनल ड्राइंग होता है और उसको हमने कंपेयर किया था कि इंडस्ट्रियल डीसी मशीन होगा तो उसके साथ किस तरीके से कोरिलेट होता है। ठीक है, उसके स्टेटर एंड रोटर सारे पार्ट्स को हमने समझा। अब हम इस सेशन में फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमें क्यों ज़रूरी है कि फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ना है? बिकॉज जो अब प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे, जब हम उसके वर्किंग को समझेंगे, जब जनरेटर किस तरीके से रन करता है, मोटर किस तरीके से रन करता है, उसको जब समझना होगा तो हमें फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक एक सेटअप के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट क्या था या वो स्टेट क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि व्हेन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं अगर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देता हूँ तो क्या होगा? अ ईएमएफ इज इंड्यूस, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इसको देखते हैं एक सेटअप के थ्रू। ठीक है, तो ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा कॉइल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में। अब यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब ये गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत मुझे क्यों है? अगर मुझे कोई डिफ्लेक्शन मुझे होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे तीन केस ले रहा हूँ। पहला केस जो है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा कॉइल भी अपनी जगह पे है, मैग्नेट भी अपनी जगह पे है। अगर मान लो मेरे दूसरे कंडीशन में कॉइल यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, ठीक है, मेरा कॉइल जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है? एक रिलेटिव मोशन फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड केस में जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा जो मैग्नेट रहेगा वो कॉइल के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जब मेरा मैग्नेट कॉइल के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तब भी एक रिलेटिव मोशन फॉर्म होगा, उससे भी क्या होगा? मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इक्वेशन को मैं किस तरीके से डिनोट करूंगा? ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब हम ये भी देखेंगे आगे जाके कि किस तरीके से एन डी फाइव बाई डी टी आया। तो इसको बेसिक समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मेरा मोशन हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे हमने ये सेटअप देखा, सिमिलरली एक और सेटअप है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब इस सेटअप के बारे में समझते हैं कि और थोड़े हायर लेवल पे आके कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मेरा एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मेरे दो मैग्नेट्स है जो फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच में मैंने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस कंडक्टर के से मैंने बाहर दो कॉइल बाहर निकाला और उसके अंदर से मैंने कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। कम्यूटेटर से बाहर एक ब्रशेज है, उसके साथ एक सर्किट कनेक्ट किया गया है। अब इस सर्किट में देख सकते हो कि ये एक लैंप है। ठीक है, अगर मेरा ये पूरा सिस्टम मोटर है कि जनरेटर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मोटर का क्या आउटपुट रहता है? मोटर का आउटपुट ये रहेगा एक्शन वाला, यानी क्या हो गया? मैकेनिकल आउटपुट हो गया। वो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस करके जनरेटर की तरह आउटपुट एक साइन वेव या फिर एक ये तो देगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? लैंप लोड है, तो इसको मैं जनरेटर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कोई मैकेनिकल फोर्स यूज़ करके इस कंडक्टर को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे एक लैंप लोड मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे समझना है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका पहला लॉ क्या बोलता है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, अब अगर ये मेरा मैग्नेट हो गया, जैसे सिमिलर, अब इसको और इसको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब मेरा यहाँ पे एक मैग्नेट था, ये मेरा कॉइल हो गया, ये मेरा गैल्वेनोमीटर हो गया। सेम सेटअप, दो मैग्नेट्स लगा दिए। जहाँ मेरा एक मैग्नेट था वहाँ मैंने एक कॉइल लगाया था, यहाँ मैंने एक पूरा कंडक्टर लगा दिया है। ठीक है, यही सेटअप है। अब इसको थोड़ा डिटेली समझते। तो पहला क्या होगा? जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो पहला क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? यहाँ लिखा हुआ है व्हेन कंडक्टर रोटेट्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो हमने अभी पढ़ा है वो फैराडे का फर्स्ट लॉ है। इसके बाद हम देखेंगे कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि अगर मैं इस कंडक्टर को रोटेट करूंगा तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
किसमें, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस देन करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। अब सिंपल है, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे सर्किट के अंदर। थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर मेरा करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, अगर मान लो ये मेरा आई करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, इसके आसपास ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो ये किसने बताया हमें, एक्चुअली में एच.सी. ऑस्टेन ने बताया कि अगर जब भी तुम्हारा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास वो एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये इससे क्या इशू होगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस देन इट विल बी हैविंग अ डायरेक्शन। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है तुम्हारे सर्किट के अंदर तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा, वो आगे पीछे या कैसे भी करके तो फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन रहेगा जिसको मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल के थ्रू बताया गया। तो अगर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करूँगा तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट जो रहेगा वो मेरा थंब ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये मेरे हाथ के जो है ये इस तरीके से है और डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने बताया कि तुम्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अभी हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमने पता कर लिया, ठीक है। यहाँ तक ओके, क्लियर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दिस मैग्नेटिक फील्ड will oppose the main magnetic field which is the cause of producing it which will be determined by Lenz law। अब ये क्या पॉइंट है, अब इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सुनना इसको क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। अब मेरा करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मेन है, जो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रहा है, तो इसके बीच में अगर मेरा वापस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर ये यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो ये अपोजिशन को ही हम बोलते हैं लेंस लॉ, ठीक है। इसी को डिनोट करते हैं माइनस से। लेंस लॉ ये बताता है हमें कि वो हमेशा अपने कॉस को अपोज करेगा जिसने उसको बनाया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया ही क्यों था, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ पोल कुछ मैग्नेटिक फील्ड थे और उसको इस कंडक्टर ने कट किया जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ और वो करंट फ्लो होने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो उसका प्रोडक्शन का एक्चुअल कॉज कौन है, उसको बनाया किसने, इस नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने, तो उसी को वो अपोज करेगा। इसी वजह से उसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया गया E इज इक्वल टू माइनस NdΦ/dt, ठीक है। अब हमें इसके एक और स्टेप आगे जाना है। अब मेरा करंट फ्लो हो रहा है, मैंने इस मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अब हमें जाना है कि मुझे इस करंट का डायरेक्शन समझना है। अब मुझे देखना है कि यार ये करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर एक जनरेटर का केस ले लूँ तो मुझे करंट पता करना है, और अगर मैं एक मोटर का केस लूँगा, अगर ये पूरा सेटअप अगर एक मोटर होता तो मुझे क्या चाहिए, मोटर अगर होगा तो मुझे ये देखना है कि मोटर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को समझने के लिए अगर एक जनरेटर होगा तो मुझे वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमें पता कर पाएंगे। तो जो हमारा राइट हैंड रूल है, अगर मैं तीनों, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अगर तीनों उंगलियों को इस पोजीशन में रखा एक दूसरे से परपेंडिकुलरली, और ये मेरा फोर्स इंडिकेट करेगा, जो मेरा इंडेक्स फिंगर रहेगा वो फील्ड इंडिकेट करेगा, और ये जो मेरा मिडिल फिंगर रहेगा वो मुझे क्या इंडिकेट करेगा, करंट इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में मेरा करंट है सिस्टम में। और सिमिलरली मुझे अगर मोटर का डायरेक्शन ढूंढना है तो मोटर किस फोर्स कंडीशन में, किस मोशन में घूम रहा है ये मुझे पता करना है, तो मैं इस तरीके से हाथ रखूँगा, सेम जिस तरीके से 90 डिग्री पे तीनों फिंगर्स को, ये मेरा थंब जो है फोर्स इंडिकेट करेगा, ये वाला जो फिंगर है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा, और ये वाला जो फिंगर है ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये मैंने एक
फोर्स फील्ड करंट, FBI करके चीज़ से आप याद रख सकते हो इसको। तो ये अभी आगे जाके जब हम लोग और डिटेल में वर्किंग प्रिंसिपल में समझेंगे तब इसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से फैराडे का सेकेंड लॉ काम करता है और फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट कर रहा है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर हम एक कंडक्टर को एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक EMF इंड्यूस होगा उस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेते हैं ताकि एक बार वापस क्लैरिटी आ जाए। Whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an EMF is induced in the conductor। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हम जाएंगे कि फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। तो फैराडे का सेकेंड लॉ ये स्टेट करता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो EMF इंड्यूस हुआ फर्स्ट लॉ के अंदर, उस EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर कॉइल। जो अमाउंट होगा, कितने फ्लक्स लिंकेज होगा वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में जाने के बाद, जब कंडक्टर अपना कंडक्टर या जिसको हमने पिछले इसमें समझने की कोशिश की थी कि जो कॉइल होता है वो जब ट्रैवल करेगा आगे की तरफ मैग्नेट की तरफ तो फील्ड लाइंस के साथ कट होगी, तो कितने अमाउंट में कट होगा उस बेस पे हमें जो मिलेगा EMF, उस EMF इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। कितने मैग्नीट्यूड, कितने क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में हम लोगों को फ्लक्स लिंकेज मिल रहा है वो हमें ये पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है इंड्यूस EMF का। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि एक डेरिवेशन के थ्रू ये d∅/dt हम इसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अ कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा कॉइल हो गया, ये हमारा मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब मेरा जो कॉइल है ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो मैं दो टाइम इंस्टेंस दूंगा। मेरा पहला टाइम इंस्टेंस यहाँ होगा ट्रैवल करने से पहले और मैं दूसरा टाइम इंस्टेंस यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, लेट अस एज्यूम टाइम इंस्टेंस T1 एंड T2। अब अगर मेरा EMF इंड्यूस इन द कॉइल एट T1, अगर यहाँ पे भी कुछ फ्लक्सेस होंगे, यहाँ पे भी कुछ फ्लक्सेस होंगे। ठीक है, तो जब मेरा T1 टाइम पे जब ट्रैवल कर रहा होगा तो पहले इंस्टेंट पे जो फ्लक्स लिंकेजेस हो गए होंगे उसमें मेरा जो EMF इंड्यूस होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इज इक्वल टू N∅1। मैं इसको ∅1 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फ्लक्स इज वेरिंग, और N जो है ये मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो वेरी होगा नहीं बिकॉज ये तो मैंने फिक्स करके रखा है कॉइल्स, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल एट T2 इज इक्वल टू N∅2। अब ये N∅2 कैसे हो गया, ये यहाँ से ये कॉइल ने यहाँ पे ट्रैवल किया T2 इंस्टेंट। अब जब T2 इंस्टेंट पे ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा मैं इसको N∅2 बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट में जाते हैं, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज कैन बी रिटर्न एज। अगर मुझे चेंज इन फ्लक्स लिंकेज जो T1 से T2 तक हो रहा है उसको मैं क्या लिखूंगा, एक डेल्टा हो गया, चेंज हुआ फ्लक्स का डेल्टा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ∅2 माइनस ∅1। अब ये ∅2 माइनस ∅1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जितने फ्लक्सेस होंगे, यहाँ जितने फ्लक्सेस होंगे उसके कंपेरेटिव में कम होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लक्सेस है और यहाँ पे सबसे कम है, तो मैं इसे ∅2 माइनस ∅1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ EMF के इक्वेशन पे। EMF इज इक्वल टू N∅, E इज इक्वल टू N∅ की जगह मैं लिखूंगा ∅2 माइनस ∅1। ठीक है, और नीचे डेल्टा T, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम T1 से T2 पे ट्रैवल किया, और यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे टाइम इंस्टेंट T2 ज़्यादा रहेगा, टाइम इंस्टेंट T1 कम रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या एक डेरिवेटिव के टर्म्स में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो N∅/dt। ठीक है, N∅/dt, राइट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा कि ये इक्वेशन राइट है तो ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन मुझे नहीं दिख रहा जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था लेंस लॉ के माध्यम से। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे N∅/dt मिल गया है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, अब हम इसका जो डिटेल इक्वेशन है किस तरीके से फॉर्म होता है, यही सेम चीज़ को मुझे कंपेयर करना है जब मैं एक DC मशीन को देखूंगा। ठीक है, अब वो DC मशीन में ट्रैवल किस तरीके से होगा,
रोटेशन के फॉर्म में होगा, राइट, रेवोल्यूशन के फॉर्म में होगा। तो वहाँ पे जब मैं ट्रैवल कंसिडर करूँगा तो मेरे को 360 डिग्री का रोटेशन देखना पड़ेगा। वहाँ क्या रोटेट होगा, वहाँ पे एक रोटर रोटेट होगा। रोटर मतलब आर्मेचर। आर्मेचर जब रोटेट होगा तो आर्मेचर के अंदर कंडक्टर्स रहेंगे, पैरेलल पाथ्स रहेंगे। तो वो पैरेलल पाथ्स का रोटेशन किस तरीके से रहेगा, उससे हम पूरा इक्वेशन डिराइव करेंगे कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एन ईएमएफ। ठीक है, होप आपको सबको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।